हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ दोस्तों का ये कहना था कि एक बार जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर एक वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो बनाइए, और कुछ लोगों का ये कहना था कि क्या सर फिर से कोई वर्ल्ड वॉर होगा क्या। तो आज के वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा वीडियो जो है वो हम कुंडली पे रखेंगे और थोड़ा सा जो है हम हकीकत को देखेंगे, क्योंकि हकीकत को समझे बिना किसी भी कुंडली को समझना व्यर्थ होगा। तो पहले मैं आपको वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, इन दोनों की एक बार कुंडलियां एक्सप्लेन करता हूं। फिर हम अभी के गोचर की कुंडली जो है आज के तारीख में उसको भी लगाएंगे और फिर समझेंगे कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आइए देखते हैं। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उस समय, उस दिन को अगर मैं देखूं तो ग्रह स्थिति कुछ इस तरीके से थी। देखिए, पहला लॉजिक, जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठता हो जहां पे कि किसी ग्रह का नक्षत्र किसी दूसरे ग्रह की राशि में आता है तो वो राशि एक्टिव होती है। इस लॉजिक को पहले देखना है। मेरे को नहीं मालूम कि वो युद्ध कहां से शुरू हुआ, क्या उस समय उसका नाम था। हमने सिर्फ क्या किया है, एक नॉर्मल कुंडली बनाई है, काल पुरुष की कुंडली। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ग्रहों की आपस में क्या एनर्जीज थी। तो आप ध्यान से देखो, इस कुंडली के अंदर सबसे पहले योग को समझते हैं। शनि और बुध आपस में मिल रहे हैं। क्या शनि की राशि में बुध का कोई नक्षत्र आता है? नहीं आता। क्या बुध की किसी राशि में शनि का नक्षत्र आता है? नहीं आता। तो ये जो योग है ये न्यूट्रल सा योग है, ये कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि शनि और बुध जो है, पराक्रमेश जो है, उसको कुछ बल मिल रहा है, पराक्रम को। अब यहां पर आइए, इसमें कोई योग फॉर्मेशन नहीं है। यहां पर देख रहे हैं तीन ग्रह मौजूद है। तीन ग्रहों में देख लीजिए, मंगल कनेक्ट कर रहा है केतु के साथ और मंगल कनेक्ट कर रहा है शुक्र के साथ। क्या कोई ऐसा नक्षत्र, कोई ऐसी राशियां जो आपस में इनको जोड़ती हूं? हाँ है। एक नंबर की राशि में यानी कि मंगल की राशि में शुक्र का भी नक्षत्र आता है और केतु का भी नक्षत्र आता है। जब ये तीनों मिलेंगे तो आप देखो, केतु इस अश्विनी और शुक्र का नक्षत्र है भरणी। भरणी जो है वो डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र माना जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट बन रहा है कि एक नंबर की राशि इस कॉम्बिनेशन से एक्टिवेट होगी, जिसमें भरणी नक्षत्र यदि एक्टिव हो रहा तो फिर डिस्ट्रक्शन करेगा, और अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो हीलिंग के लिए जाना जाता है। तो एक तरफ पे कुछ हीलिंग वाली बातें होंगी और एक तरफ पे डिस्ट्रक्शन वाली बातें होंगी, दोनों चीजें होंगी इसी एक राशि के एक्टिव होने पर। ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है और हम देख रहे हैं तो इस लगन में ये पंचम में काम कर रहा है, बुद्धि भाव के ऊपर काम कर रहा है। ये पहली चीज थी। चंद्रमा जो है वो शत्रु वाली राशि मतलब कर रहा है भाव में, छठे भाव में, जो लड़ाई झगड़े का है। वहां पे मन में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने की संभावना उस समय थी। गुरु नीचे राशि स्थित था, जो कि इस बात को दर्शाता कि कहीं ना कहीं फाइनेंस की कंडीशंस जो है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो कारक होता है धन का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो यहाँ पे है, जो वर्ल्ड वॉर वन की कहानी लिखता है, वो देखिए वो क्या है। वो ये है राहु। राहु जो है वो ना सिर्फ की लगन कुंडली में बल्कि नवमांश कुंडली में भी 11 नंबर को लेकर चल रहा है। इसका मतलब है कि वो एक तरह से वर्गोत्तम स्थिति में है। और आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो किस तरीके से लड़ी गई। एक जगह के राजा की मृत्यु हुई और दूसरे सभी जो है आपस में कंफ्यूजन्स में सारी चीजों को लेकर शुरू हो गए कि अब तो ये लड़ाई है और वो लड़ाई है। वो पूरी लड़ाई होते होते वर्ल्ड वॉर वन हुआ। वर्ल्ड वॉर वन जो था वो पूरा एक रिजल्ट था किस चीज का? राहु के भ्रम का, एक माया जाल का, कि यहाँ पे कुछ एक्शन हुआ और पूरी दुनिया उसके पीछे लग चुकी थी। यहाँ पे देखिए, सूर्य जो था वो नीच राशि स्थित था, शुक्र जो है वो उसकी तुलना में नवमांश में बलवान था। इसीलिए सूर्य यानी कि राजा जितने भी थे वो कहीं ना कहीं अपने अपनी जगहों पे कुछ सोच समझ नहीं पाए और भिड़ंत शुरू हो गई। भिड़ंत किसके लिए? भिड़ंत है ये शुक्र के लिए। क्यों? वेल्थ को बनाने के लिए। ठीक है, ये था आपका वर्ल्ड वॉर वन। मेन रीजन इन तीनों का मिलना, इसमें मंगल जो है वो सूर्य के ही नक्षत्र में था, और दूसरा है राहु का इस तरीके से बलवान हो जाना। 8 नंबर की राशि को नवमांश के तहत शनि प्रभाव कर रहे थे, और मंगल जो है वो नवमांश में आपके कहां पर आ रहा था? 9th हाउस को इंपैक्ट कर रहा था। अब एक बात समझने की है कि इसमें सैन्य मूवमेंट कैसे हुई। देख लीजिए, राहु की एक दृष्टि आएगी शनि के ऊपर,
राहु के पास होती है कौन कौन सी दृष्टियां? 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो इस योग ने 5वीं दृष्टि अगर मैं गिनूं तो 5वीं दृष्टि से इसने सबसे पहले किसको लिया? यहां से अगर गिनना शुरू करेंगे इसके लिए ऐसे गिने 1 2 3 4 5। ये नवमांश के राहु ने 5वीं दृष्टि से इसके ऊपर इंपैक्ट किया हुआ है, सूर्य और शुक्र के ऊपर। वहीं लगन के राहु प्लस नवमांश के राहु ने एक साथ इंपैक्ट किया हुआ है 7वीं दृष्टि से मंगल को और 9वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से मंगल को और 9वीं दृष्टि से शनि को। तो एट द सेम टाइम शनि मंगल दोनों के दोनों ही प्रभावित हुए, और ना सिर्फ कि वो लगन में हुए बल्कि सूर्य को उसने नवमांश में भी कर दिया, जो कि ग्रहों का राजा होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो इस इवेंट ने अपने आप को आगे लाकर महायुद्ध छेड़ दिया। अब चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना, वो कोई अकस्मात हुई घटना नहीं थी, वो बहुत तेजी से प्लान्ड की हुई घटना थी। उसमें क्या है उसको यहाँ पे कैसे समझेंगे? देखिए, अब यहाँ पे योग को रीड कीजिए। कौन कौन से ग्रहों ने योग बनाया हुआ है? एक योग है सूर्य और शुक्र का। अब देखिए, शुक्र का एक नक्षत्र जो है वो 5 नंबर की राशि में आता है, जो कि सूर्य की राशि है। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों लड़ा गया था? हिटलर इस बात पे बिल्कुल आके अड़ गया था कि दुनिया में मेरी सत्ता चलेगी, सूर्य। और देखिए, नवमांश में भी यही एग्जैक्ट स्थिति थी। इस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो एक जिद का नतीजा थी। ठीक है, यहां पे कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो कि अचानक हुआ, यहां पे एक जिद थी, उसने लड़ाई शुरू कर दी। अब इस जिद की लड़ाई को शुरू होने के साथ साथ दूसरा योग समझिए। गुरु और चंद्रमा एक साथ आए। गुरु और चंद्रमा यदि एक साथ दिख रहे हैं आपको, तो कोई ऐसा नक्षत्र है जिसमें कि ये एक्टिवेशन आ सकता है? हाँ, आएगा। कौन से में आएगा? वो आएगा चंद्रमा की राशि में गुरु का नक्षत्र आता है, इसीलिए चौथे भाव के ऊपर इंपैक्ट आएगा। ठीक है, चौथे भाव के ऊपर इंपैक्ट आएगा। दूसरी बात, क्या इस समय राहु शनि और मंगल को प्रभावित कर रहा था? तो आपको ऊपर से देखने में दिखेगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक रूल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि अपने से 10th बैठा हुआ हर ग्रह कहीं ना कहीं उसके आगे यानी कि दूसरे केंद्र को प्रभावित करता है। मंगल से 10th बैठा है राहु, इसलिए राहु यहां मंगल को प्रभावित करेगा, यह पहला कंडीशन। दूसरा, शनि और मंगल आपस में केंद्र में बैठे हैं तो मंगल यहां पे शनि को प्रभावित करेगा। अब आपको यह लगेगा कि इधर तो कुछ नहीं बैठा, तो इधर कुछ नहीं बैठा इसलिए यहां पे कोई प्रभाव नहीं आ रहा, या इसका इस पे प्रभाव नहीं आ रहा। लेकिन एक बात और ध्यान से समझिएगा, यहां पर राशि परिवर्तन हुई पड़ी है। किसके बीच में? मंगल और शनि के बीच में। जब राशि परिवर्तन हो तो मैंने आपसे कहा है कि उस कंडीशन में हमें ऐसा मानना है कि ग्रह जो है ये आपस में एक दूसरे के घर में भी बैठे हुए हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं शनि और मंगल का राशि के बेस पे लिंक है, और राहु जो है इन दोनों को प्रभावित कर रहा है। समझने की बात यह है कि इस दिन भी मंगल जो है वो सूर्य के नक्षत्र में था। ठीक है, इस कारण से यहां पर भी कहीं ना कहीं ऑर्डर्स गए, फाइट्स शुरू हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कुछ ऐसा आउटकम देखने को नहीं मिलता, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसने क्या किया? टेक्नोलॉजी इसको चेंज किया। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गुरु जो है वो केतु से रिश्ता बना रहा था। ठीक है, कहां पे? नवमांश में। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को लेकर कुछ नई चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में आनी शुरू हुई, जबकि केतु शनि के साथ रिश्ता बना रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। शनि जो है वो टेक्नोलॉजी का एक प्लैनेट माना जाता है, और इस कंडीशन में आप देखेंगे तो आपको नजर आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में टेक्नोलॉजीज के अंदर नए नए उदय होने शुरू हुए। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहां पे आप समझ लो, मंगल यहां पे वर्गोत्तम है, सूर्य शुक्र वर्गोत्तम हो रहे हैं, और ये मेन रीजन है लड़ाई का। मंगल जो है वो सेना को रिप्रेजेंट करता है, और उसका बलवान हो जाना कई बार ऐसे में युद्ध को आमंत्रण देता है। तो ये परिस्थितियां आपको समझनी है। अब चलेंगे आज की स्थिति क्या है और क्या ये चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती, इसको देखते हैं। अब आज की परिस्थिति को समझिए कि अभी जो स्थिति है उसमें क्या हो रहा है। देखिए, योग फॉर्मेशंस क्या हो रहे हैं इस समय।
इस समय योग फॉर्मेशन एक तो हो रहा है सूर्य और गुरु का। क्या ऐसा कोई राशि है जिसमें कि गुरु की किसी राशि में सूर्य का नक्षत्र आता है? तो नहीं आता। इसलिए यहां पर ये योग जो फॉर्म कर रहा है ये किसी राशि को एक्टिवेट नहीं कर रहा। यहाँ पे भी कोई राशि एक्टिवेट नहीं हो रही, लेकिन शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है। हमने इसको वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम भी देखा था। 4-4 साल की लड़ाइयों में ऐसे कॉम्बिनेशंस तो कई बार बने होंगे, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। देखिए कॉम्बिनेशंस को समझिए। मेन कॉम्बिनेशन काम कर रहा है वो है मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन फिर से किसको एक्टिवेट कर रहा है? वो एक्टिवेट कर रहा है अभी भी फर्स्ट हाउस को, भरणी नक्षत्र, और कहीं ना कहीं मालिक मंगल। अब इसमें एक चीज और देखिए, मंगल और शुक्र जो है वो नवमांश में भी साथ में बैठे हैं, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है आज की तारीख में, जो कि किसी इवेंट को करा सकता है जिसमें कि फर्स्ट हाउस 1 नंबर की राशि होती है। ये बहुत ही एक्टिव राशि मानी जाती है, इसीलिए सेनाओं का प्रतिनिधि भी करती है। तो थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें सेनाओं की यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है कि इस मूवमेंट के साथ साथ नवमांश में राहु और सूर्य जो है वो भी कहीं ना कहीं युति किए हुए आज की तारीख में। अब ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाए तब तो बात है कि हाँ वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं लगता? क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें क्या होगा, मंगल यहां से आगे बढ़ेंगे। आज हम 25 तारीख को बात कर रहे हैं, 26 या 27 तारीख को मंगल जो है वो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। मंगल आगे बढ़ेंगे तो शुक्र के साथ उनका रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक दिन के बाद फिर शुक्र भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन नवमांश के अंदर बनने वाली ये जो युति है ये कमजोर हो जाएगी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में राहु नवमांश में वर्गोत्तम था, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के समय सूर्य और शुक्र की युति जो थी वो भी वर्गोत्तम हो रही थी। तो जो चीज लगन कुंडली और नवमांश में दोनों में एग्जैक्टली मैच हो जाती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर अभी ये स्ट्रांग पोजीशन चल रही है, लेकिन स्ट्रांग पोजीशन के अंदर भी कोई ऐसा डायरेक्ट युद्ध अभी तक तो नहीं हुआ। आगे की सिचुएशन को अगर हम रीड करेंगे तो 2 मार्च के बाद ये जो नवमांश की पोजीशनें हैं ये बदल जाएंगी। हाँ, अभी भी एक चीज है वो ये कि कहीं ना कहीं जो अगले 40 दिन रहेंगे उसके अंदर कोई ना कोई उथल पुथल की स्थितियां बरकरार रहेंगी। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि विश्व युद्ध हो जाए, ठीक है। मेरा मेन मकसद यह है कि हाँ, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ये होगा मेन मकसद, ठीक है। अब जवाब उस सवाल का कि क्या दुनिया आगे कभी कोई विश्व युद्ध देखेगी, तो पहला जवाब दे दूं, दुनिया में अब कोई भी विश्व युद्ध नहीं हो सकता। वर्ल्ड वॉर नहीं मुमकिन है। फर्स्ट और सेकंड क्यों हुई, अब मैं आपको हिस्ट्री से समझा देता हूं, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्चुअली सोच के चलिए कि दुनिया जंग कब लड़ रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 जब लड़ा गया था वो कहा था 1914 के आसपास। दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1928 के आसपास। इसके बाद आप मुझे बताओ कि इतिहास में 1950 के बाद क्या दुनिया कभी आमने सामने आके लड़ी? कभी नहीं लड़ी। इसका कारण यह है कि जब 1914 और 1928 का वक्त था उस समय आपका जो यूके है या जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस या जो भी दूसरे देश हैं, जर्मनी, जो कुछ भी आप उठा लो, ये सब इस समय पूरी तरीके से फैले हुए थे। कहां पर? एशिया में, एशिया और अफ्रीका में। उस वक्त जब ये लड़ाइयां होती थी तो इनको जो मैन पावर जाता था, ये मैन पावर या तो इंडिया से जा रहा था, अगर हम अपने यहां से देखेंगे तो इंडिया या एशिया से जा रहा था, और अफ्रीका से जा रहा था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लड़ाई लड़ सकने की क्षमता थी ना वो इधर कहीं पे थी, इन लोगों में थी, क्योंकि युद्ध मनोबल से लड़े जाते हैं। और दुनिया के अंदर आप एक बात को यकीन से मानिएगा
लड़ाई कर पाने की जो क्षमता है वो सिर्फ दो ही देशों के अंदर है, सिर्फ दो देश। एक वो आता है इंडिया, क्योंकि इंडियन फोर्सेस का ही आप नाम सुनोगे, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, जीत हमेशा इंडियन फोर्सेस के दम पर हुई है। दूसरी अगर कोई लड़ाई करने वाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज को आप देखोगे तो वो है अफगानिस्तान का एरिया। वहां पे कबीलों में हमेशा लड़ाइयां होती रहती हैं, हमेशा उनके लिए ये रोजमर्रा की कहानी है, उनको किसी बात का डर नहीं होता। ठीक है, उनका एक पूरा कंसेप्ट उसी आधार पे है कि वो आपस में लड़ते और सारी चीजें करते रहते हैं। ये कारण है कि अफगानिस्तान का जो एरिया है, या आप जिसको मिडिल ईस्ट के एरियाज की तरफ देखते हो, वहां पे हमेशा किसी ना किसी बात को लेके कोई ना कोई गृह युद्ध हमेशा बने रहते हैं। लेकिन ये जो बड़े देश हैं जो लड़ाई लड़ने जाते हैं, जो एटम बम का दम दिखाते हैं, ये अपने लोगों को कभी नहीं मरवाते। ये हकीकत है दुनिया की। अमेरिका हमेशा जो भी लड़ाइयों को लड़ा है उसको आप एक बार हिस्ट्री में उठा के देखो। अमेरिका अमेरिकन फोर्सेस के दम पे नहीं लड़ता, वो अपने हथियार देता है, चाहे अफगानिस्तान में दे चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में दे, वो अपने हथियार देता है और कहता है लड़ाई लड़ो। ठीक है, वो सिर्फ आपको सैन्य मदद के नाम पर मदद क्या करता है, हथियारों की जान किसकी जाती है, दुनिया में दूसरे लोगों की। वो अपने लोगों को कभी नहीं मरवाता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रशिया इस समय किसी भी सिचुएशन में लड़ने को तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने इतिहास को ढंग से पढ़ा है तो आप खुद देखना कि जब जब भी वर्ल्ड वॉर हुई है और उस सिचुएशन में रशिया में जो भी टॉप पोस्ट पोजीशन बैठा हो, रशिया के लोग उसको सत्ता से हटा देते हैं। इसीलिए पुतिन के सामने प्रॉब्लम है वो क्या, कि अगर उन्होंने यूक्रेन पे वॉर करने की कोशिश कर दी तो ऐसे स्थिति में होगा क्या कि जो रशिया के अंदर की पॉपुलेशन है वो उनके खिलाफ जा सकती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इस कारण से आप देख रहे हो कि रशिया दो इंडिपेंडेंट नेशंस को क्रिएट कर रहा है और कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो रशियंस के लिए हम काम कर रहे हैं, रशियंस के लिए। अब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में आप देखो, जब भी वो बाहर लड़ने जाते हैं तब अंदर उनकी यहाँ सत्ता परिवर्तन होती है। इसीलिए रशिया पहली बात तो बहुत आगे तक जाना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि यदि रशिया को यूक्रेन कब्जाना होता तो उस कंडीशन में वो पूरे के पूरे यूक्रेन को एक साथ निपटाता। ठीक है, इतना वक्त वो दुनिया को कभी नहीं देता। लड़ाइयां जब होनी होती हैं तो ऐसे सेनाओं का जमावड़ा नहीं होता, बिल्कुल छुप के वार होते हैं। इस बात को भी समझिए कि अगर रशिया उठा के यूक्रेन को कब्जा कर लेता है तो इससे क्या आपको लगता है रशिया का फायदा है कि नुकसान है? इसमें नुकसान है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो बिल्कुल नाटो देश के साथ अपने बॉर्डर को मिला देगा। एक तरफ अफगानिस्तान से परेशान है वो और एक तरफ यूक्रेन पे कब्जा करके वो नाटो के साथ अपने बॉर्डर को मिलाएगा। तो आप समझो क्या उसकी आज की वित्तीय हालत, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि वो अपनी सेनाओं को कभी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगाएगा और कभी यूक्रेन के बॉर्डर पे लगाएगा। सेनाओं को सरहदों पे रखने का खर्चा उठाएगा क्या वो इसको नहीं उठा सकता। इसीलिए अभी की तात्कालिक पोजीशन में यहां पे ये सिचुएशन नहीं है कि रशिया बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़े। पहली बात इसको समझिए। दूसरे तरीके पे अमेरिका इस समय इतने कमजोर व्यक्ति के द्वारा केंद्रित है कि वो सिर्फ बयान दे सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कारण क्या है, अमेरिका की खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो लड़ाई में उतर के और चीजों को फैलाए। आज की तारीख में यदि कोई लड़ाई हो सकती है तो उसके अंदर पोटेंशियल किसमें था? पोटेंशियल था वो सा आपके चाइना के पास। इसके पास मोटिव भी है और फाइनेंस भी है। मोटिव है इसके पास कि ये ताइवान को कब्जा करना चाहता है और फाइनेंस भी इसके पास अच्छा खासा है। लेकिन इसको भी एक डर सता रहा है। इसका डर ये है कि भारत से टकराने के बाद जब इसके लोग पिट गए, इसकी सेना पिट गई, तो इसने इस बात को भी दुनिया के सामने दर्शाया है कि उनके पास लड़ने वाली सेनाओं का मनोबल बहुत कमजोर है। इस कारण से मनोबल के हिसाब से आप उठा के देख लो तो ना रशिया मनोबल में इतना पावरफुल है, ना अमेरिका इतना पावरफुल है, ना यूके पावरफुल है। ये उस जमाने में पावरफुल थे जब ये या तो एशिया या अफ्रीका के लोगों को लड़ाइयों में झोंक दिया करते थे कि मरते हैं तो मर जाएं, हमारा कुछ नहीं जाता। आज अगर ये लड़ने गए, इनके ऊपर ही हमले पड़ गए तो फिर सत्ता भी जाएगी, देश भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। उस समय क्या था इनको खोने के लिए? उस समय थोड़ी बहुत टेरिटरी खोते,
कोई दूसरे देश की जो कि उनकी खुद की नहीं थी। लेकिन आज की सिचुएशन बहुत अलग है। न्यूक्लियर वॉर्स के बाद से ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर जंग हुई और एटॉमिक पावर के बीच में हुई तो ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। जब बचेंगे ही नहीं तो रूल कौन करेगा? इस कारण से या तो यहाँ पे कोई सनकी इंसान बैठा हो तो काम हो सकता है। अभी यहाँ पे सनकी कोई नहीं बैठा, ये बात भी आप समझ चुके। रशिया फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। अमेरिका जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ ज्यादा इधर उधर करे, इसीलिए बफर जोन बनाना चाहता है रशिया की यूक्रेन अगर नाटो में जाता भी है तो मेरे पास एक बफर जोन हो। 2-4 दिन का वक्त लगेगा, हो सकता है 5 या 7 मार्च तक आप देखो कि चीजें वो हो जाएंगी, सॉल्व आउट हो जाएंगी। कैसे होंगी? जब मंगल जो है वो आगे बढ़ जाएगा और शनि से युति कर लेगा तो इस कंडीशन में दोनों राशियां एक्टिव होंगी। 1 नंबर वाली राशि भी एक्टिव होगी और 8 नंबर की राशि एक्टिव होगी। 1 नंबर की राशि एक्टिव इसलिए होगी क्योंकि शुक्र भी आगे आएगा, ठीक है। ये यहां से उठ के आगे यहां आके बैठ जाए तब भी ये राशियां एक्टिव होंगी। ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को ज्यादा फायदा नजर आएगा जिनमें 1 नंबर और 8 नंबर लगन मिलते हों। जैसे कि भारत की कुंडली में अगर हम देखें 2 नंबर लगन से कुंडली बनती है तो 8 नंबर की राशि जो है 7th हाउस में आती है, इसलिए भारत की साझेदारी बढ़ने की सिचुएशन ज्यादा स्ट्रांग आएगी। 8 नंबर की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगन में आती है, तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो दोनों ही चीजें हैं यूक्रेन और रशिया, वो दोनों ही मोदी जी की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि लड़ने की सिचुएशन में ये भी नहीं है, ये भी जान चुका है कि कोई लड़ने आने वाले नहीं है। 4-6 दिन तक लड़ाई कराएंगे कि ठीक है लड़ लो, ये भी शांत, इनका भी गुस्सा शांत। इसके बाद फिर बीच बचाव हो जाएगा। बीच बचाव होने के बाद भारत, क्योंकि उसके 7th हाउस में 8 नंबर की राशि है, इसका प्रभाव बढ़ेगा। 7 नंबर की राशि मैंने आपको बोला है वो पद प्राप्ति को भी दर्शाती है। तो देश भारत का जो पूरा एक कुंडली है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसको पद प्राप्ति होने की एक संभावना यहाँ पे बनेगी कि उसने बड़े इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया है। इसका मतलब है कि भारत के पास एक वर्ल्ड लीडर मौजूद है और यही सपोर्ट 8 नंबर की राशि प्रधानमंत्री जी को भी कर रही है। इस कारण से आप देखोगे 5 या 10 मार्च तक आपको इसमें चीजें सॉल्व होती हुई नजर आनी चाहिए। युद्ध कहां बढ़ सकता है इसको भी एक बार समझ लीजिए। युद्ध अगर बढ़ता भी है तो वो सिर्फ एक लिमिटेड एरियाज में बढ़ेगा। कारण ये है कि इस समय नाटो के देश भी किसी तरह के लड़ाई में उतरने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और दूसरी चीज होती है अपने लोगों को बचाना। इस कारण से आज का यूरोपियन यूनियन कोई भी बड़ी लड़ाई में नहीं उतर सकता, इसलिए नाटो भी कमजोर है, अमेरिका भी कमजोर है और रशिया की स्थिति मैंने आपको बताई दी कि अभी तक वो अपनी सेनाओं को भी नहीं उतार रहा, सिर्फ हथियारों के दम पे लड़ रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा सैनिक अगर मारे गए तो रशियंस का जो इन्फ्लुएंस आएगा वो पुतिन को डिस्टर्ब कर सकता है। इस कारण से वहां भी कोई ज्यादा सेनाओं को लेकर पुतिन सामने नहीं आ रहे। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से भी चल रहे हो तो भी आप मान के चलो बहुत मेजर लड़ाई की संभावनाएं इस समय नजर नहीं आती। कुंडलियों से भी हम देख रहे हैं तो इस समय जब तक ये सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 मार्च तक दिख रहा है यहाँ पे नवमांश में, ये भी चीजें सॉल्व आउट कर लेगा। धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ सकती हैं जिसमें कि चाइना कुछ एक्शंस कर सकता है। अन्यथा मैं यहाँ पे यही मानूंगा कि इस समय कोई भी दुनिया में वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, लेकिन हाँ संभावना ये है कि भूकंप हो सकते हैं, आगजनियां हो सकती हैं, विस्फोटक स्थितियां जो हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बन सकती हैं, जिसके कारण सैन्य मूवमेंट्स दुनिया में कहीं ना कहीं होती हुई आपको नजर आ सकती है। धन्यवाद।